नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में हम मुर्शिदाबाद में एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। क्या मुर्शिदाबाद में पहले हिंदुओं के घर पर निशान लगाए गए और फिर अटैक किया गया? यह खुलासा आपको हैरान कर देगा। मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ऐसा क्या बोल दिया कि पीओके में जश्न मनने लग गया है। और आज आपको यह भी बताएंगे कि अब पृथ्वी से दूर किस ग्रह पर मिले हैं जीवन के नए संकेत और इसका काशी से क्या कनेक्शन है। लेकिन सबसे पहले मुर्शिदाबाद दंगों का वो सच जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो वक्फ कानून को लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जबरदस्त हलचल मची हुई है। बंगाल का मुर्शिदाबाद तो वक्फ कानून पर महाभारत का कुरुक्षेत्र बन चुका है, जहां हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई, खून खराबा हुआ। कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के गांव जला दिए, हिंदुओं को जान बचाकर भागना पड़ गया, जिसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मुर्शिदाबाद में पहले हिंदुओं के घरों पर स्याही के निशान बनाए गए और फिर चुन चुन कर हिंदू घरों पर हमले किए गए। टाइम्स नाउ नव भारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में मुर्शिदाबाद हिंसा का वो सच सामने आया है जो आपको हिला कर रख देगा। लेकिन पहले आप यह देखिए कि मुर्शिदाबाद हिंसा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का दौर कैसे वहां चल रहा है और मुर्शिदाबाद में हिंदू विरोधी हिंसा की ग्राउंड रिपोर्टिंग या ग्राउंड रियलिटी का पता लगाने के लिए बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस हिंसा पीड़ितों से मिल रहे हैं ताकि रिपोर्ट तैयार करके वो केंद्र को भेज सके। एक दूसरी रिपोर्ट भी वहां तैयार हो रही है। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम मालदा के उन लोगों से मिलने पहुंची जो हिंसा प्रभावित इलाकों से भागकर शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। और तीसरी रिपोर्ट जो कि टाइम्स नाउ नव भारत लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको हिंसा की दिखा रहा है और हिंसा के पीछे की साजिश को लगातार बेनकाब कर रहा है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदुओं को टारगेट किया गया, बाकायदा साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत। सिर्फ हिंदुओं के घरों को अटैक किया गया और अब यह बात एक तरीके से ऑफिशियली साबित हो चुकी। ममता सरकार ने खुद माना है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी, यानी कि पहले से पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी, तैयार की गई थी और उसके बाद यह हमला हुआ है। ममता सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मुर्शिदाबाद दंगे की जो रिपोर्ट पेश की है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी टाइम्स नाउ नव भारत के पास है और इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए। रिपोर्ट में ममता सरकार ने माना है कि उपद्रवियों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के जांगीपुर में करीब 8 से 10 हजार लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई और उस दिन जो हिंसा हुई उसमें पुलिस वालों को भी अपने जान के लाले पड़ गए, उन्हें भी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उग्र भीड़ ने पुलिस अधिकारियों से उनकी लोडेड पिस्टल छीन ली। ये सारी रिपोर्ट में बातें कही गई है। रिपोर्ट में 11 अप्रैल को ही रघुनाथगंज, शमशेरगंज, यहां भी 5-5 हजार लोग जुटे और खूब जमकर उपद्रव मचाया। इसके बाद 12 अप्रैल को उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया। तो यह ममता सरकार की खुद की रिपोर्ट है जिसने खुद माना है कि उपद्रवियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया और उनके टारगेट पर शुरू से ही हिंदू बस्तियां थी, हिंदू लोग थे। लेकिन ममता सरकार की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि यह हिंसा आखिर किसने की, किसके इशारे पर हुई, इसका मास्टरमाइंड कौन था। अगर साजिश हुई, अगर ये ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई भीड़ आई और उसने हमला कर दिया और कोई दंगे का रूप ले लिया इस पूरी भीड़ के एक्शन ने, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बाकायदा इसकी प्लानिंग की होगी, साजिश की होगी और उसके बाद उन्होंने भीड़ को एक जगह मोबिलाइज किया होगा और उसके बाद इसको अंजाम दिया गया होगा। तो इसके पीछे कौन लोग थे ये नहीं बता रही ममता सरकार। ये तो बता रही है, घटनाक्रम तो बता रही है, लेकिन घटना के पीछे कौन से लोग थे, ये किनकी चाल थी, किनकी साजिश थी, इस पर क्यों चुप? हिंदुओं पर हमले के मास्टरमाइंड कौन है, यह बताने से क्यों घबरा रही है ममता सरकार?
बहरहाल ममता सरकार बताए या ना बताए, नवभारत लगातार ये खुलासे करता रहा है। सबूतों के साथ, गवाहों के साथ हमने आपको बताया है, दिखाया है कि वो कौन लोग थे जिनके इशारे पर इस हिंसा को, इस दंगे को अंजाम दिया गया। नवभारत के कैमरे पर पीड़ित हिंदुओं ने बताया कि हमले में टीएमसी नेताओं की भूमिका थी। खुलकर उन्होंने नाम लिए, स्थानीय सांसद, विधायक, काउंसिलर, सबका नाम आया। नवभारत की ग्राउंड रिपोर्ट में यह भी साबित हुआ कि हिंसा के दौरान सिर्फ हिंदुओं के घरों और दुकानों को टारगेट किया गया। लेकिन सवाल यह था कि दंगाइयों को कैसे पता चला कि कौन सा घर हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का। तो अब इसका भी खुलासा हम नवभारत पर करने जा रहे हैं, और हम जो अगली ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से और किस लेवल पे इस दंगे की प्लानिंग थी। मुर्शिदाबाद में हिंदू घरों पर स्याही के निशान बाकायदा बनाए गए थे, और ताकि जब दंगाई आए तो उन्हें आसानी से चिन्हित कर पाए वो कि इसमें हिंदुओं के घर कौन से हैं और मुसलमानों के घर कौन से। दंगाइयों को निर्देश था कि सिर्फ स्याही लगे घरों पर ही अटैक करना है। जिन घरों पर पहले से स्याही उड़ेली गई है, स्याही के निशान बनाए गए हैं, उन्हीं को टारगेट करना है। धुलियान के घोषपाड़ा इलाके में जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम वहां पहुंची तो जिस रूप में सच सामने आया और जिसका जिक्र ममता सरकार की रिपोर्ट में नहीं है, वो सच हम आपको दिखा रहे हैं। ये घोषपाड़ा है, घोष मोहल्ला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो घर के बाहर जो है वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे तमाम जो घर हैं इनके पास आपको इसी तरीके से देखिए जो इंक है वो नजर आएंगे। और ये इंक आखिर क्यों डाले गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इधर भी देखिए, सामने भी आपको इंक नजर आएगा। दूसरी तरफ यहाँ भी जो है वो इंक डाला हुआ है। इस इंक के पीछे का राज क्या है, ये पुलिस जो है उसको जांच करनी चाहिए कि आखिर ये इंक क्यों डाला है। लेकिन अगर आप देखेंगे और समझेंगे इस इंक को, तो एक तरीके से यहाँ पर निशानियां बनाई गई हैं इन घरों के ऊपर, और ये वही घर हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है, इन पे इंक के निशान हैं, इन घरों के ऊपर अटैक हुआ है। तो क्या चिन्हित करके, टारगेट करके इन घरों को अटैक किया गया था, बड़ा सवाल है। और इनके पीछे कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या हुआ था, ये निशानियां कैसे बनाई गई थी, क्या हुआ, निशाना कैसे बनाया हम लोग को पता नहीं है। हम लोग के छेनी तरुआल ये सब देके बाहर भाग दिया, हम लोग भाग गया, जल्ला उल्ला तोड़ के हम लोग भाग गया है। पूरा दुकान, पूरा घर में जितना सामान था सब लूट लिया है। हम लोग कैसे जिएंगे। हम लोग मोदी साहब से बोलते हैं कि हम लोग के कैम्प दीजिए, नहीं तो हम लोग जी नहीं सकेंगे। हम लोग का बाल बच्चा सब लेके हम लोग किधर जाएंगे। मोदी सरकार को बोलते हैं ये तो काम दीजिए, काम नहीं देने से बातेंगे नहीं। हम लोग का बचने का समय नहीं है यहाँ पर। तो ये एक बात बताइए, यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तमाम कुछ घर हैं, यहाँ पे इंक क्यों डाला गया है, क्यों दिया है। ऐसे हो तो काटेगा हम लोग का, ऐसे खून लगाएगा, इसीलिए ये सब निशाना दिया है। जैसे खून करेंगे ये लोग के। तो ये जहाँ जहाँ निशान है वहाँ अटैक हुआ है। हाँ, ये सब अटैक हुआ है। अटैक हुआ है। 4 घंटा लड़ाई किया है, कितना पत्थर 4 घंटा लड़ाई किया है। ये जो पत्थर मारा है, गोटा जगह जगह कट गया है हमारा पति का। गांव का बहुत आदमी था, सब कोई मिल के यहाँ पर किया है। जे ढीला छोड़ा, बोतल छोड़ा, तो भी वो लोग हम लोग का बम चलाया है। छत के ऊपर में बम था, बम दे के मारा है, ढीला दे के मारा है, बोतल दे के मारा है, दे के हमारा घर सब लूट लिया है। घरों में तोड़फोड़ हुई है, वो दिखाएंगे आपको कैसे तोड़फोड़ और लूट हुई है। यहाँ भी देखिए, आपको यहाँ इस घर के बाहर भी आपको इंक के निशान नजर आएंगे। इसके ठीक पीछे जो है वहाँ भी इंक के निशान है। आपके घर में भी तोड़फोड़ किया गया था पत्थर? किया है। आपके घर में भी हुआ है? किया है। तो ये जो निशान है ये किस लिए दिया गया? पता नहीं है कैसे किया है, कौन किया है, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन हम लोगों का ऊपर बहुत अटैक हुआ है, बहुत हमला हुआ है। हम लोग किसी तरह अपना जान बचाया है, बचा के है हम लोग, लेकिन हम लोग सेफ्टी नहीं है। तो ये जो इस तरह के निशान घरों पे जो दिख रहे थे स्याही के, ये स्याही के निशान हमले के एक दिन पहले रात में
जब वो लोग उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घरों पर इस तरह के निशान पड़े हुए हैं, स्याही उनके दीवारों पर फेंक दिए गए थे। वो उस समय समझ नहीं पाए कि ये उनके घरों पर अचानक से स्याही क्यों फेंक दी गई, लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ उनके घर नहीं बल्कि उस मोहल्ले में, घोषपाड़ा में जितने भी हिंदू घर थे, सबकी दीवारों पर इसी तरीके से स्याही फेंके गए थे। और ये जिस दिन घटना हुई, जिस दिन ये हिंसा हुई, उसके एक रात पहले की बात। आप सोचिए कि किस लेवल की प्लानिंग थी, क्योंकि घोषपाड़ा में बहुत सारे घर बीच बीच में मुसलमानों के भी, मिक्स्ड आबादी वाला इलाका है। इसीलिए जब भीड़ आए तो उन्हें हिंदुओं के घरों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए पहले उनकी दीवारों पर इस तरीके से स्याही से निशान बना दिए। और हैरानी की बात यह है कि ममता सरकार की जांच टीम जब वहां पहुंचती है तो हिंदू के घरों पर स्याही के निशान उसको दिखाई नहीं दिए, और अगर दिखाई दिए तो क्या उन्होंने स्याही के निशान की कोई जांच पड़ताल की, यह पता करने की कोशिश की कि यह साजिश किसने रची। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अभी तक हिंसा पीड़ित हिंदुओं को नजरअंदाज कर दिया है, वैसे ही जांच टीम ने इस स्याही के निशानों को भी नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि अगर इन निशानों के बारे में हिंदुओं से पूछा जाता तब उन्हें पता लगता कि यह साजिश किस स्तर पर थी। लेकिन नवभारत की टीम ने इन स्याही के निशानों की गहरी पड़ताल की, जिसमें 2-3 बातों का तो बिल्कुल खुलासा हो जाता है। पहली बात तो यह कि स्याही के निशान हिंसा के ठीक पहले लगाए गए। एक दिन पहले एक रात पहले जिस दिन हिंसा हुई दिन में, उसके ठीक पहले वाली रात को इस तरीके से दीवारों पर स्याही के निशान बनाए गए। दूसरी बात यह कि स्याही के निशान सिर्फ हिंदुओं के घरों के बाहर लगाए गए थे, और तीसरी बात यह कि स्याही के निशान लगे हिंदुओं के घरों को ही निशाना बनाया गया। यानी कि उन्होंने पहले से चिन्हित कर रखा था कि किस किस घर को टारगेट करना है। और यह बताता है, ये तीनों बातें बताती इस तरफ इशारा करती है कि जो हिंसा हुई ये पूर्व नियोजित थी, इसकी साजिश लंबे समय से बनाई जा रही थी। पहले से उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि कहां हमला करना है, कब करना है, किसको टारगेट करना है और कैसे कैसे वहां उनको प्रताड़ित करना है। अब आप देखिए कि स्याही के निशान लगे एक घर में घुसकर दंगाइयों ने क्या हाल किया, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये जो घर के बाहर की दीवार पर स्याही दिख रही है वो भीतर घुसते ही क्या भयावह रूप ले लेती। यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया है और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आएंगे अगर आप तो यहाँ इनकी दुकान थी। ये देखिए दुकान के अंदर, घर में इन्होंने दुकान बना के रखा था। ये देखिए ये पूरा खाली कर दिया गया, लूट लिया गया यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे, और ये दुकान के अगर अंदर आप आएंगे तो ये देखिए ये दुकान में कुछ नहीं बचा है। ये देखिए ये पूरा लूटपाट कर लिया गया। नीचे दिखाइए ये किस तरीके से, देखिए यहाँ पर चावल आपको बिखरे हुए नजर आएंगे और सब चीजें जो है यहाँ से लेके, जो उपद्रवी आए थे वो सारे लेके यहाँ से लूट के चले गए। सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि इस दुकान के बगल में अगर आप देखेंगे, एक बार बाहर आइए, ये देखिए क्या हालत हो गया है, किस तरीके से दुकान को लूटा गया है। इस दुकान के बगल में बताया जा रहा है कि कुछ दुकानें हैं वो दूसरे समुदाय के लोगों की हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जहां पे इस तरीके से इंक बनाए गए थे, यहाँ पे निशानी लगाई गई थी, उन घरों को, उन दुकानों को इसी तरीके से तोड़ फोड़ किया गया, आगजनी की गई और लूटपाट किया गया। तो हम आपको मुर्शिदाबाद हिंसा का सच दिखा रहे हैं, वो सच जो ममता सरकार की रिपोर्ट में दर्ज नहीं है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी इस सच से नजरें चुरा रही और वो देखना नहीं चाह रही हैं कि मुर्शिदाबाद में सिर्फ हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया है। लेकिन ममता बनर्जी पीड़ितों के बजाय आरोपियों के समर्थन में खड़ी दिख रही। वक्फ कानून के विरोध में हिंदू विरोधी दिखने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं है, और ये विरोध इतना खुलेआम है कि हिंसा के बाद वो मौलवियों, मुसलमानों से मिली, लेकिन पीड़ित हिंदुओं से अभी तक न तो मिली और न उनका आगे मिलने का कोई प्रोग्राम ही है। इसी वजह से अब खुलकर ये बात सामने आ चुकी है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम मालदा के शरणार्थी शिविर में जब पहुंची, वहां मुर्शिदाबाद दंगे के पीड़ित हिंदू परिवारों से मिली, तो दंगे की पूरी कहानी कैसे पीड़ितों के जुबान से निकली। एनएचआरसी ने मुर्शिदाबाद हिंसा का जब स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद
एनएचआरसी की टीम मालदा के लालपुर हाई स्कूल के शिविर में पहुंची तो वहां कैसे पीड़ितों ने रो रो कर अपनी आप बीती सुनाई, एक बार आप भी जरा देखिए। तो जब ये जो टीम पहुंची वहां तो पीड़ितों ने अपनी आप बीती सुनाई ही। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया राहतकर भी अपनी टीम के साथ मालदा के राहत शिविर पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित हिंदू महिलाओं से बात की और जो हिंसा प्रभावित इलाकों से जान बचाकर भागी थी, यानी दिल्ली से बंगाल जाकर केंद्र सरकार के संगठन लगातार मुर्शिदाबाद दंगा पीड़ित हिंदुओं की सुध ले रहे हैं। लेकिन यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि बंगाल के राज्य मानवाधिकार आयोग को मुर्शिदाबाद दंगों का संज्ञान लेने की फुर्सत नहीं। अभी तक राज्य मानवाधिकार आयोग की कोई टीम दंगा पीड़ित हिंदुओं से मिलने नहीं पहुंची। लोग कह रहे हैं कि जब राज्य की मुखिया को ही हिंदुओं की कोई फिक्र नहीं है तो किसी और को भला क्यों होगी। बंगाल को के हिंदुओं को एक तरीके से उनके हाल पर छोड़ दिया गया। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी को हिंदुओं की सुध नहीं होती तो पीड़ित हिंदुओं के लिए शरणार्थी शिविरों का इंतजाम क्यों करती। तो अब यह भी देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने पीड़ित हिंदुओं के लिए जो सो कॉल्ड इंतजाम किया है राहत शिविर का, जो हिंदू डरकर पलायन करके भागे हैं और जहां रह रहे हैं जिन कैंपों में, वहां की स्थिति क्या है। वहां ना ढंग का खाना मिल रहा है, ना अपने परिवार वालों से उनको मिलने दिया जा रहा है। शिविर में रह रहे लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती वहीं भेजने की कोशिश की जा रही है जहां से डरकर वो भागे थे। मतलब राहत शिविर के नाम पर पीड़ित हिंदुओं को यातना शिविर जैसे हालत में रहना पड़ रहा, जिसका वो विरोध भी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब पिछले दिनों हमारी रिपोर्टर और पूजा और उसी तरीके से अभिषेक जब इन राहत शिविरों में पहुंचे थे तो उन्हें भी जो भाग कर आए लोग थे पीड़ितों से मिलने से रोका गया। उनको कैंप के भीतर जाने से रोक टोक की गई, क्योंकि उन्हें पता था कि कैंप के भीतर आए हुए लोग अपनी पीड़ा तो सुनाएंगे ही, साथ में इन राहत शिविरों में वो किस तरीके से अमानवीय स्थिति में रह रहे हैं इसका भी खुलासा हो जाएगा। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मुर्शिदाबाद के धुलियान से मालदा में जो लोग आए हैं पलारपुर हाई स्कूल में पलायन करके, एक तरीके से वो देखिए यहाँ पर पलारपुर हाई स्कूल में अब जो है यहाँ अधिकारियों से बात कर रहे हैं और एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। जो अनियमितताएं यहाँ पर बरती जा रही हैं, जो समस्याएं इनको हो रही हैं, उसको लेकर देखें यहाँ पर लगातार जो अधिकारी हैं, चाहे बीडीओ हो या फिर जो अधिकारी मौजूद हैं, उन सभी से यहाँ देखिए बात किया जा रहा है। उन सभी से जो अपना विरोध है एक तरीके से यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो आपको नजर आएंगी, जो यहाँ पर जो युवा हैं वो आपको नजर आएंगे। क्या लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वो पुलिस के लिए, पुलिस अंदर से हम लोग को गांव से आ रहा है लड़का लोग को, तो लड़का लोग को नहीं, उसका बाप माँ है, पापा है, मम्मी है, दिखाई दिखने के लिए आ रहा है तो नहीं दे रहा है, घुसने नहीं दे रहा है, मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा, मुलाकात नहीं करने दे रहा है। और अंदर सुविधाएं मिल रही हैं आप लोगों को? कुछ सुविधा प्रशासन से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, पुलिस के तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है हम लोग। अभी एनएचआरसी की टीम भी आई थी, आप लोगों ने मुलाकात किया उनसे? हाँ आया था, मुलाकात किया था। अपनी समस्याएं आप लोगों ने बता दी? हम लोग को समस्या जितना था हम लोग बता दिया। उनके तरफ से कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? नहीं, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो ये महिलाएं क्यों विरोध कर रही हैं, क्या मांगे हैं अभी यहाँ पे लोगों को? ये लोग मांग रहे हैं तो पुलिस प्रशासन उसका लड़का लोग आ रहा है तो मिलने नहीं दे रहा है, इसलिए हो गया ऐसा। और खाने को लेकर भी लोग समस्या कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं? खाने के लिए समस्या हो, कल था खाने के लिए समस्या हो, कोई भी खाने के लिए भेज रहा है दूसरा गांव से, दूसरा देश से, तो अंदर आने नहीं दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन बोल रहा है परमिशन नहीं है, इसलिए बोल रहा है परमिशन नहीं है। लोग यहाँ से जा भी रहे हैं वापस अपने गांव की तरफ? नहीं, वो तो उसका मजबूरी है, ये लोग जबरदस्ती भेज रहे हैं, कुछ लेके जबरदस्ती भेज रहे हैं। इधर का वीडियो है, हम लोग का सांसद का जो वीडियो है, ये लोग एकदम फालतू आदमी है, ये लोग जबरदस्ती भेज रहे हैं आदमी लोग को। तो जब हमारी टीम वहां पहुंची तो शिविरों में जो रह रहे लोग हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके खाने पीने का इंतजाम भी स्थानीय प्रशासन ने नहीं बल्कि भारत सेवाश्रम संघ और इस तरीके से दूसरे एनजीओ ने किया। तो पहले दंगाइयों के हाथों मुर्शिदाबाद में प्रताड़ित किए गए,
और अब शरणार्थी शिविरों में उन्हें इस तरह की पीड़ा दी जा रही है। जब अब जमीनी हमें हकीकत का पता लगाने के लिए बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी मुर्शिदाबाद पहुंचे और इस दौरे से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे कुछ दिन इंतजार करने की अपील की थी, मगर राज्यपाल ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का मन बना लिया था और आज वो मुर्शिदाबाद में हिंदू विरोधी जो हिंसा हुई उसकी ग्राउंड जीरो पर उसके पहुंचे और राज्यपाल बोस मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके उन्होंने स्थिति का आकलन किया। आंखों देखी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की उन्होंने और अब ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। राज्यपाल बोस के तेवर बता रहे हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर वो ममता सरकार पर कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है और ये बात ममता बनर्जी भी जानती है, इसीलिए वो भी टेंशन में। कहा जा रहा है कि राज्यपाल की रिपोर्ट में अगर ये पाया जाता है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है तो रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकती है और इसके बाद राष्ट्रपति के आदेश पर राज्य सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है। और इसी आशंका से ममता बनर्जी डरी हुई, इसीलिए उन्होंने राज्यपाल बोस को मुर्शिदाबाद दौरा टालने की अपील की थी। ममता बनर्जी का यह डर उनके इस बयान में भी झलकता है जो उन्होंने मौलानाओं के साथ मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिया था। एक बार आप भी सुनिएगा। बहुत रुपया है, पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, उसका इसका साथ बड़ा बड़ा संपर्क है। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? मोदी जी के আমি রিকোয়েস্ট করব দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। तो मतलब आप देखिए कि ममता बनर्जी वक्फ कानून के विरोध में क्या कुछ नहीं बोल रही। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी किसी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं, जैसे कि वो असल में किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन वक्फ कानून के विरोध में मुसलमानों को कानून हाथ में लेने के लिए उकसाने वाले नेताओं और मौलानाओं की जो जमात है उसकी हिम्मत लगातार बढ़ती चली जा रही है। 5 मई से वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी और मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों ने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून रद्द नहीं किया तो देश में फिर से बवाल होगा। सुनिए मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात क्या धमकी दे रहे हैं। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वो दूसरों को लक्ष्मण रेखा ना बताएं, बल्कि हुकूमत खुद अपनी लक्ष्मण रेखा बताए कि क्या है और क्या उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसे समझने की कोशिश करे और उस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वरना देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग के नेता मौलाना कौसर हयात खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो देश का 25 करोड़ मुसलमान सड़क पर आ जाएगा। लेकिन वक्फ कानून के विरोध में अब मोदी को गालियां देने की भी शुरुआत हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना उबैदुल्ला आजमी को जरा एक बार सुनिए, जो एक सड़क छाप गुंडे की भाषा बोलो। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की शपथ लेकर प्राइम मिनिस्ट्री हासिल किया है, या वो दूसरे साहब जो हैं जिनकी बोली आप सुन रहे हैं लागू ही होगा और करूं? तेरे बाप का है कि लागू होगा और करूंगा? तू होता कौन है बे? तू अगर इस जुबान में बात करता है तो हम उससे ज्यादा सख्त जुबान में बात कर सकते हैं, इसलिए कि तू गुंडागर्दी की बुनियाद पे बात कर रहा है और हम मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी की हैसियत से बात कर रहे हैं। मतलब गजब का ही खेल चल रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उपाध्यक्ष पीएम मोदी को धमकी दे रहा है और सोच रहा है कि उसकी धमकियों से मोदी डर जाएंगे। असल में भड़काऊ बयान देकर मौलानाओं का गैंग मुसलमानों को उकसाना चाहता है, लेकिन पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ कानून पर सरकार न तो झुकेगी और न दबेगी।